जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कभी भी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो दोस्तों आप उसकी एफडी करवाने का ही सोचते हैं। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। वैसे तो इसके अलावा आरडी है, इसके अलावा शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, रियल स्टेट है, गोल्ड है, क्रिप्टो है, बिजनेस है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास में आते हैं। लेकिन एफडी करवाने की एक अलग ही संतुष्टि, अलग ही तसल्ली होती है। तो अगर आप एफडी करवाने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई और कांग्रेचुलेशन। लेकिन एफडी करवाना ही समस्या का समाधान नहीं करता है। एफडी करवाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पैनी नजर बनाए रखता है। तो अगर आपने एफडी करवानी है या करवाने वाले हैं या आपके घर में आपके अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार ने किसी ने भी एफडी करा रखी थी तो उसको ये वीडियो जरूर भेज दें, क्योंकि एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड दोस्तों जो लेटेस्ट रूल है, आपको पता होगा बजट 2025 जब आया था जिसके अंदर 12 लाख रुपए की इनकम तो आपकी टैक्स फ्री गवर्नमेंट ने बोल दी। लेकिन इसके अलावा टीडीएस के रूल, इनकम टैक्स नोटिस के क्या रूल हैं और भी न जाने कितने सारे FAQs, एक एक पॉइंट को बारीकी से दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि एफडी और इनकम टैक्स के जो जितने भी रूल थे सारे के सारे रूल आपको क्लियर हो जाएं। देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, हर एक व्यक्ति एफडी में पैसा लगाना चाहता है। जिंदगी में कभी ना कभी तो एफडी कराई होगी। लेकिन इनकम टैक्स के रूल जान लेने बहुत ही जरूरी हैं। समय समय पर ये रूल अपडेट होते रहते हैं। 2025 मतलब 1/4/2025 से 31/3/2026 को ये फाइनेंशियल ईयर दोस्तों आपका 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता होगा बजट आया था। इस बजट के अंदर काफी बड़े ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। तो इस बजट को ध्यान में देते हुए हमने न्यू, लेटेस्ट और अपडेटेड रूल यहाँ पे बताने की कोशिश की है ताकि आपको सारे के सारे डाउट हैं एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्लियर हो जाएं। तो क्या क्या चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं एफडी हमें क्यों करवानी चाहिए। इसके बाद में एफडी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, टैक्स के बेनिफिट क्या होते हैं, क्या एफडी के ऊपर हम लोन ले सकते हैं, एफडी पर क्या हमारा टीडीएस कटता है तो कब और कितना कटता है, क्या इस टीडीएस को कटने से हम बचा सकते हैं, आईटीआर भरनी कब जरूरी है, क्या हमें एफडी कराने पर इनकम टैक्स विभाग नोटिस भी भेज सकता है, सीनियर सिटीजन को एफडी के लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं। फायदे तो सब लोग बताते हैं लेकिन एफडी के नुकसान भी हम आपको बताने वाले हैं। कुछ यूजफुल टिप्स आपको देंगे दोस्तों और FAQs, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हर एक व्यक्ति के दिमाग में होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा करके इसको एक बार उस व्यक्ति में शेयर जरूर कर दें जो एफडी में पैसा लगाने का सोचते हैं या लगा रखा है, ताकि उनको इनकम टैक्स के सारे रूल क्लियर हो जाए। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो रेड बटन के सब्सक्राइब को भी प्लीज दबा दें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों एफडी ही क्यों। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है। शेयर मार्केट में आपने देखा होगा 40% 50% तक डाउन चला गया है। क्रिप्टो करेंसी का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह से दोस्तों एफडी ही ले दे के बचती है जो सिक्योर्ड है और बहुत ही सेफ है। दोस्तों यहाँ पे DICGC संस्था है जो पहले 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी देती थी, अब आपको 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी देती है पर बैंक पर पैन कार्ड में। और मैं आपको कहना चाह रहा था दोस्तों ऐसे कौन से सरकारी बैंक है जो आपने डूबते हुए देख लिए हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। 5% से लेकर के 9-9.5% तक बहुत तरह के स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो आपको एफडी के ऊपर देते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर है, आपकी मर्जी है दोस्तों, 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी करा सकते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको इतने ही टाइम की एफडी करानी है, जितना आपका मन करता है, जहां आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। आपको एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारी वीडियोस हमने बना रखी है। इसके टेन्योर के हिसाब से ही आपको पैसा लगाना होता है। कई बार मैंने देखा है 45 दिन के लिए एफडी कराते हो तो 3.5 का ब्याज मिलता है और 46 दिन के लिए एफडी कराते हो तो 5.5 का। SBI का एग्जाम्पल है। एक दिन की एफडी का भी अगर आप टाइम बढ़ा देते हो, यहाँ पे आपका 2% ब्याज बढ़ जाएगा। तो कभी भी एफडी कराएं उसकी इंटरनेट बैंकिंग में या उसकी वेबसाइट पे जाकर के एफडी का चार्ट जरूर देख लें कि कितने टाइम का कितना ब्याज है। जहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो वहीं पर ही आपको एफडी करानी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों टैक्स का, क्योंकि टैक्स ही है जो हम व्यक्ति को डरा करके रखता है या काफी कंफ्यूजन पैदा करके रखता है। 1/4/2025 से 31/3/2026 ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27, ये फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी आपका कंफ्यूजन अभी अगले साल से दूर हो जाएगा, क्योंकि अब इन्होंने टैक्स ईयर कर दिया है। तो सीधा का सीधा ही झंझट नहीं रहने वाला है। तो अब 31 मार्च 2026 को जो साल खत्म होगा तो उसके बाद में आपको आईटीआर भरनी होती है। आईटीआर भरने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, 2 तरह के टैक्स रिजीम होते हैं। आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है आप ओल्ड में जाएंगे या न्यू में जाएंगे, उसके बाद ही आपका टैक्स डिसाइड होता है। तो जैसा आपका टैक्स ट्रीटमेंट होगा आपको स्लैब रेट के हिसाब से ही इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। टैक्स के रूल आगे और डिटेल में हम जान लेते हैं। सबसे पहले इनकम की बात करेंगे। एक व्यक्ति दोस्तों 5 तरह की इनकम कमा सकता है। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम आती है तो भी सैलरी में ही मानी जाती
रहती है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, मकान या दुकान को किराए पर दिया तो रेंट की इनकम आती है। कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में शेयर बेचे या प्रॉपर्टी बेची, यहाँ आ जाएगी। पीजीबीपी, कोई माल बेचते हो या कोई सर्विस देते हो तो यहाँ आ जाएगी। इन चारों में जो नहीं आई वो आ जाएगी यहाँ पे। तो सर हमारा एफडी का ब्याज तो चारों में नहीं आया, तो आपका एफडी का ब्याज फिफ्थ वाले में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और उसके हिसाब से आपको इस पे टैक्स देना होता है। आईटीआर दोस्तों आपको अपनी इनकम के हिसाब से भरनी होती है। अगर आपकी एफडी की या पेंशन वगैरह की इनकम है तो आईटीआर 1 भर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम या शेयर मार्केट में काम किया तो 2 भर सकते हैं। एफ&ओ इंट्राडे में किया तो ये, बिजनेस में है तो 4, 5, 6, 7 आपके काम की नहीं होती है। 5 पार्टनरशिप फर्म की, 6 कंपनी की और 7 ट्रस्ट की होती है। एक कॉमन आईटीआर भी बोली जा रही थी कि एक कॉमन आईटीआर आ रही है कि अलग से आपको आईटीआर के फॉर्म सेलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन अभी तक आज की तारीख में तो ये नहीं आई है। तो हमें टैक्स कितना और कब देना पड़ेगा? दोस्तों जब भी आप एफडी कराते हैं तो ये एफडी का पैसा, इसके ऊपर टैक्स नहीं देना होता है। एफडी पर आप क्या कमाते हो? इंटरेस्ट कमाते हो। इसके अलावा और कोई बेनिफिट है? और कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट आया है तो इस सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर ही टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है सर वो तो बताओ। तो 0% देना है या 30% देना है? सर ये क्या बात हुई? एक तो फिक्स टैक्स होगा ना एफडी के ऊपर, ऐसा कोई भी फिक्स टैक्स एफडी के ऊपर नहीं है। ये आपकी टैक्सेबल इनकम जरूर है, लेकिन टैक्स लगेगा आपका स्लैब रेट के हिसाब से। स्लैब रेट दोस्तों ओल्ड और न्यू के लिए अलग अलग होती है। तो पहले मैं आपको स्लैब रेट ही बता देने वाला हूं। आप ये देख सकते हैं 2 टैक्स रिजीम होती है। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन सर हमने तो सुना था 5 लाख रुपए तक ओल्ड में माफ है, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% देना है, 5 से 10 पर 20 देना है, और 10 लाख से ऊपर 30% देना है। तो जितनी आपकी इनकम है 5 भी देना पड़ सकता है, 20 भी देना पड़ सकता है, 30 भी देना पड़ सकता है। लेकिन 87A का एक सेक्शन होता है, वो बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसका टैक्स 12,500 बनता है, वो हम उसको रिबेट दे देंगे, मतलब उसका टैक्स 0 हो जाएगा। तो आपकी इनकम अगर 5 लाख तक है, इस एफडी के ब्याज को मिलाकर के तो एक भी टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच है 20%, उससे ऊपर है 30%। लेकिन सर हमने तो बजट में सुना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 12 लाख रुपए तक का टैक्स माफ कर दिया है, आप तो हमें 5 लाख के बाद ही टैक्स दे रहे हो। तो ये होगा दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो 4 लाख रुपए तक आपका माफ है, 4 से 8 पर 5 है, 8 से 12 पर है 10%। सर आप तो कह रहे थे कि 12 लाख तक माफ है, लेकिन आप तो यहाँ पे टैक्स बना रहे हो, वो भी आपका क्लियर कर देते हैं। ये टैक्स स्लैब है, 12 से 16 पर 15 है, 16 से 20 पर 20 है, 20 से 24 पर 25, 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन जहां पर यहाँ पे 87A की रिबेट थी, तो यहाँ पर भी 87A की रिबेट है। जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसका टैक्स बनता है 60,000। सरकार कहती है हम आपसे 1 भी रुपए टैक्स नहीं लेंगे, मतलब एफडी का ब्याज, पेंशन वगैरह या नॉर्मल इनकम कोई भी आपकी 12 लाख तक आती है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी एफडी का ब्याज और सैलरी मिलाकर के 24 लाख से ऊपर भी चली जाती है तो आपको 30% भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी बाकी की इनकम कितनी है और कौन से टैक्स स्लैब में आप जा रहे हैं। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। इफ ऑल योर इनकम, मैंने बताया दोस्तों 10 लाख से ज्यादा है ओल्ड में तो 30% टैक्स देना पड़ जाएगा, और न्यू के अंदर 24 लाख से ज्यादा इनकम आ गई इस एफडी के ब्याज को और बाकी सारी इनकम मिला करके, और एफडी का इंटरेस्ट दोस्तों 5 लाख तक है ओल्ड में तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। इस हिसाब से न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना है। इतनी इनकम नॉर्मली होती नहीं है, तो लगभग हर एक व्यक्ति का एफडी का ब्याज माफ हो जाने वाला है जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए बता रहे हैं। अभी जो आप आईटीआर भरेंगे अप्रैल 2025 में, ये पिछले साल की आईटीआर भरेंगे, यहाँ पे आपकी 7 लाख रुपए ही टैक्स फ्री इनकम होने वाली है। ये टैक्स स्लैब मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में टैक्स का कुछ बेनिफिट भी होता है क्या? अगर मैं एफडी करवा लूं बैंक में जाकर के तो इनकम टैक्स वाले मुझे कुछ बेनिफिट देंगे। बेनिफिट क्यों देंगे? मुझे तो जो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया गया है उस पे ब्याज लेंगे। लेकिन आप एडवांटेज ले सकते हैं। इनकम टैक्स का सेक्शन 80C ये बोलता है अगर आप 5 साल की टैक्स सेवर एफडी कराते हैं तो 1.5 लाख रुपए की छूट आप ले सकते हैं, लेकिन लेंगे सिर्फ ओल्ड रिजीम में। ओल्ड में दोस्तों 5 लाख तक तो वैसे माफ है और ये 1.5 लाख की छूट ले लेंगे तो 6.5 लाख रुपए आपका माफ हो जाएगा। लेकिन न्यू के अंदर तो वैसे ही 12 लाख रुपए आपका माफ हो रहा है, तो आप क्यों यहाँ पे जाएंगे? और जिस साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी साल ही छूट मिलेगी। है तो 5 साल की एफडी, लेकिन एक ही साल आपको छूट मिलेगी, और इसका इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम में हर साल जोड़ना पड़ेगा। अगर इस 5 साल की एफडी को कभी तोड़ देते हो दोस्तों 5 साल से पहले तो जिस साल में तोड़ा उस साल की इनकम में आपकी ये जोड़ लेंगे। तो आज की तारीख में ज्यादा टैक्स बेनिफिट नहीं है, बल्कि आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब लोन फैसिलिटी, सर मैंने तो 5 साल के लिए एक एफडी करा ली और 1 साल बाद ही मुझे तो पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ये दोस्तों आप सिक्योर्ड लोन ले सकते हो अप टू 90%। आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई थी, आप एफडी तुड़ाएंगे तो आपको पेनल्टी वगैरह चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे, तो आप 9 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन माइनर की एफडी जो 18 साल से कम के बच्चे के नाम है, यह टैक्स सेवर एफडी है, इस पे लोन आपको नहीं मिलेगा। बाकी किसी भी एफडी पर लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा नहीं होता है। मान लीजिए 7% एफडी पर ब्याज मिलता है तो 8
या 9% मैक्सिमम में आपको वो लोन दे देंगे। कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेंगे, आपको एफडी भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटे से टाइम के लिए आप ये लोन ले सकते हैं, हैंड टू हैंड आपको लोन दे देंगे। जब ये लोन का पैसा आपको भरना होगा तो आप दोस्तों किस्त भी बनवा सकते हैं ईएमआई, और आप इसको लमसम में इकट्ठा भी भर सकते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि लोन की फैसिलिटी अगर आपको लगता है कि थोड़े से टाइम के लिए पैसे की जरूरत है तो ले सकते हैं। अब टीडीएस ऑन एफडी, टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स क्या होता है? जहां से कोई भी पैसा आ रहा है। आपने एफडी कहां कराई? बैंक में कराई, और बैंक आपको ब्याज देगा। इनकम टैक्स अलग है और बैंक अलग है। इनकम टैक्स वालों को आप पे विश्वास नहीं है तो इन्होंने बैंक वालों को बोल दिया आप एफडी पर किसी भी व्यक्ति को ब्याज देंगे तो उसका टैक्स पहले से ही काट लेंगे। तो ये मैकेनिज्म है टैक्स की चोरी को रोकने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बैंक की लगा दी है कि आप उसका टीडीएस काटेंगे। अगर एक व्यक्ति का ब्याज, दोस्तों ऐसे नहीं है कि हर किसी का मुंह उठा के टीडीएस काट लेंगे। मैंने 50,000 की एफडी कराई थी, मेरे को तो इसमें 3,000 रुपए का ही ब्याज आया, मेरा टीडीएस कटेगा? आपका टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 रुपए एक साल के अंदर एक बैंक के अंदर एक पैन कार्ड में, मान लीजिए मदर फादर घर में आपने 4 जनों के नाम एफडी करा रखी है तो हर व्यक्ति को 50,000 रुपए की छूट यहाँ पे मिलने वाली है। और वहीं पर अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप क्या हैं? आप सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक के एफडी के जो ब्याज पर है वो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। मैं फिर बता दूं, टीडीएस एक अलग चीज है और टैक्स एक अलग चीज है। टीडीएस काटना या ना काटना वो बैंक वाला डिसाइड करेगा आपके कुछ फैक्टर्स को देख करके। टैक्स देना या नहीं देना आपका टैक्स रिजीम और आपकी ओवरऑल इनकम डिसाइड करेगी। अगर आपने पैन कार्ड दे रखा है तो 10% टीडीएस काट लेंगे, पैन कार्ड नहीं दे रखा तो 20% तो टीडीएस कटेगा और वो रिफंड भी नहीं आएगा। दोस्तों अब मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति था उसको 60,000 रुपए का एफडी का ब्याज आया तो 50,000 से ऊपर चला गया तो उसका 6,000 रुपए ये टीडीएस काट लिया जाएगा। उसकी एफडी में 54,000 रुपए जमा होंगे, ये 6,000 रुपए उसी व्यक्ति के पैन कार्ड में जमा हो जाएंगे जो 26A में शो हो जाने वाले हैं। अगर आप पैन कार्ड नहीं दोगे तो यहाँ पे 6 की जगह 12,000 रुपए टीडीएस काटा जाएगा और उसका पैन कार्ड ही नहीं था तो उसका पैन कार्ड में जमा भी नहीं होंगे और उसको वो रिफंड भी नहीं ले पाएगा। तो आप जब भी एफडी कराएं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पैन कार्ड जरूर दे दें। 3 महीने बाद बैंक आपको 16A नंबर फॉर्म देगा। ये आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, कई बैंक वाले नेट बैंकिंग से या मेल पर भी भेज देते हैं। और पूरे साल में जितना भी टीडीएस काटा है 26S में आ जाएगा, जितना भी ब्याज आया AIS और TIS में आ जाने वाला है। तो दोस्तों आप भी जब आपका 31 मार्च, मान लीजिए ये साल 2025 खत्म होकर के अप्रैल और मई खत्म हो जाएगा, इसके बाद में जून और जुलाई में एक बार आप जरूर चेक करें और अपना ASTS में जितना भी ब्याज आ रहा था उसके हिसाब से आपको अपना एक्शन लेना है, ITR भरनी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इन फ्यूचर में परेशान ना करे। इसके बाद में सर मैंने तो TDS कटवाना ही नहीं है और मेरा जो FD का ब्याज आ रहा है सर वो भी 50,000 से ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, सर मैं क्या करूं? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपका ब्याज तो मैंने बता दिया, नॉर्मल व्यक्ति के लिए 50,000 से ज्यादा आ रहा है और सीनियर सिटीजन को 1 लाख से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है, लेकिन आपकी ओवरऑल इनकम जो ITR भरने की लिमिट होती है ना वो दोस्तों 2.5 लाख रुपए है ओल्ड रिजीम में, 3 लाख रुपए है 60 से 80 साल वालों के लिए, 5 लाख है 80 साल से ज्यादा वालों के लिए। तो क्या कर सकते हैं कि आप उनको बताएं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो 4 लाख रुपए है, आपने इनकम जो बैंक वालों को बताना है कि सर मेरा TDS क्यों काट रहे हो। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए का भी ब्याज आता है, सर मेरी कोई और इनकम ही नहीं है, मेरी तो ITR भरने की जिम्मेदारी नहीं है, तो आप पहला टैक्स काटोगे, मैं ITR भरूंगा, मैं उसको वापस लूंगा। इसलिए सरकार ने कहा है फॉर्म नंबर 15G अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, फॉर्म नंबर 15H अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, ये आपको बैंक में जमा करा देना है साइन करके। कब देना है? या तो दोस्तों आप FD कराते समय दे दें या आपका जब साल शुरू होगा अप्रैल में तब दे दें, क्योंकि आपका TDS हर 3-3 महीने में काट करके ये जमा कराते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि मेरा TDS ना काटा जाए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे FD को TDS को क्लेम करना पड़ेगा, मुझे ITR भरने की जिम्मेदारी नहीं आती है। तो आप कैसे TDS से बच सकते हैं दोस्तों? 15G या 15H का फॉर्म उस बैंक में दे दें। इसके अलावा आप अलग अलग बैंक में FD कराएं, क्योंकि मैंने जो ये TDS के रेट बताए थे आपको ये पर बैंक के हैं। अगर मान लीजिए एक SBI में और एक HDFC में 2 FD आपने करवा रखी है, इन दोनों ही FD में अगर आपका मान लीजिए इसमें तो 40,000 रुपए का ब्याज आया, इसमें आपका आया 46,000 रुपए का ब्याज, तो दोनों में 50-50 से कम है, तो दोनों ही बैंक वाले आपको यहाँ पर TDS नहीं काटेंगे। इसके अलावा दोस्तों 10-10 लाख से कम की FD रखेंगे तो दोनों ही बैंक वाले इनकम टैक्स को सूचना भी नहीं देंगे। इसके अलावा 5-5 लाख रुपए तक आपका दोनों बैंक में पैसा सेफ भी रहने वाला है। तो इस तरह से TDS बचने के लिए 15G 15H या अलग अलग बैंक में FD आपकी करवानी है। अगर फिर भी आपका TDS कट गया, गलती से कट गया या आपने फॉर्म नहीं दिया, फॉर्म दिया तो भी कट गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ITR भर के आप उस TDS को रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। अब बात आती
आती है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न भरनी जरूरी है। सर मैंने तो एक FD कराई है, मेरी कोई और इनकम ही नहीं है, तो मैं ITR क्यों भरूं? दोस्तों ITR भरना या ना भरना ये आपकी इस FD की जो इनकम आ रही है या बाकी कोई भी इनकम आ रही है, इन सबको मिलाकर के डिसाइड होता है। ग्रोस टोटल इनकम, मैंने आपको 5 इनकम बताई थी, सैलरी की, रेंट की, बिजनेस की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्स की। ये सारी की सारी इनकम किसी भी तरह की छूट लेने से पहले अगर आप ओल्ड रिजीम में जाते हो तो 2.5 लाख से ज्यादा चली गई तो आपको दोस्तों ITR भरनी पड़ेगी। 60 साल से ज्यादा वालों के लिए 3 लाख है, 80 साल से ज्यादा वालों के लिए 5 लाख है। ये है ओल्ड रिजीम में। यहाँ पे 5 लाख तक टैक्स तो आपका माफ है, लेकिन ITR आपको 2.5 लाख से ज्यादा पर ही भरनी पड़ेगी। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो जहां पे आपको 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 से 8, 8 से 12, तो 4 लाख के बाद अगर आपकी इनकम इतनी आ जाती है तो ITR आपको भरनी मैंडेटरी है। दोस्तों टैक्स आपका नहीं है 12 लाख तक, लेकिन ITR भरनी आपकी जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी इनकम ये 2.5 से 3 से या 4 से कम है तो भी आप ITR जरूर भरें। दोस्तों क्यों भरें? क्योंकि इतने सारे केस प्रैक्टिकली हमारे पास आते हैं। सेक्शन 148 है, मान लीजिए आपने 10 लाख से ज्यादा की FD करा दी और ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है। अगर आपका TDS कट गया तो उस TDS को आप रिफंड ले सकते हैं। ITR बहुत सारी जगह पर काम आती है। देखिए दोस्तों TDS क्लेम करने के लिए नोटिस वाला मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। अभी तक तो ये आप मान लीजिए, अगर आप FD करवा रहे हैं तो आपकी इनकम 3 लाख से या 4 लाख से न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादा है तो आप ITR जरूर भरें, अदरवाइज आपको डिपार्टमेंट नोटिस भी भेज सकता है, आपका रिफंड भी अटक जाएगा। ये नोटिस वाली बात मैं आपको बता रहा था, नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी FD कराना अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हैं अगर आपने FD करा ली पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा, चाहे कैश में हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपकी खाते से ट्रांसफर हुई हो, और 2 लाख से ज्यादा अगर आप कैश के अंदर करा लेते हैं दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मतलब इनका फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, इसके अंदर है सभी बैंक के अंदर आपका पैन कार्ड जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सूचना जाएगी वो बैंक वाइज जाएगी। अब मान लीजिए आपने SBI में कराई 9 लाख की FD, आपने PNB में कराई 9 लाख की FD। अब PNB को थोड़ी पता कि SBI में इतनी रुपए की FD आपकी हो गई है। हालांकि इनकम टैक्स को जरूर पता लग जाएगा अगर वो अपनी आई पर आता है, लेकिन एज ओ नाउ पर बैंक के अंदर और पर पैन कार्ड में, मान लीजिए हस्बैंड की 9 लाख की FD है और वाइफ की 9 लाख की FD है, तो दोनों के ही पैन कार्ड अलग है, तो ये सूचना भी ऊपर नहीं जाएगी। बैंक वालों की जिम्मेदारी TDS काटने की तो लगाई थी, यहाँ पे ये सूचना देने की भी जिम्मेदारी लगा दी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को SFT के माध्यम से सूचना दी जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि इस व्यक्ति ने 15 लाख की FD तो करा ली, 20 लाख की FD तो करा ली, क्या ये ITR भर रहा है या नहीं भर रहा है। अभी मैंने आपको ITR के बेनिफिट बताए थे। अगर आपने ITR भरी होगी, आपने सही से अच्छे से भरी होगी, किसी प्रोफेशनल से भरवाई होगी, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। अगर आपने ITR नहीं भरी है, इसका मतलब आपकी कोई इनकम ही नहीं हो रही है और आप 10 लाख से ज्यादा की FD करा रहे हो। हालांकि 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हर एक व्यक्ति FD करा सकता है, लेकिन एक लिमिट इन्होंने 10 लाख की डिसाइड की है कि 10 लाख से ज्यादा की FD अगर आपने कराई है तो उसकी सूचना ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो आप अपनी ITR भरना सुनिश्चित करें, नहीं तो सेक्शन 148 का नोटिस आपको आ सकता है। ये नोटिस दोस्तों कब तक आ सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप ये माने आपने एक बैंक से ट्रांसफर की, मान लीजिए SBI में आपकी FD थी, यहाँ पे आपको 6% मिल रहा था और PNB में आपको 7% मिल रहा है, तो आपने सारा का सारा FD का फंड यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो ये सूचना भी एक नई FD मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास प्रूफ है कि सर ये तो मेरा खुद का ये पहले वाला पैसा था, तो वो डिपेंड करता है केस टू केस पर। और आपको नोटिस कब तक भेज सकते हैं, अगर आपने ITR नहीं भरी हुई तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल तक, जबकि आपकी FD 50 लाख रुपए तक की है। मान लीजिए आपने 36 लाख रुपए की FD करा ली, आपने कब कराई, 31/3/25 वाले साल में कराई है, तो 31/3/2029 तक आपको ये नोटिस भेजा जा सकता है और उसके लिए 3 महीने एक्स्ट्रा और इन्होंने ले लिए हैं। अगर आपकी FD 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो दोस्तों आपको पहले तो ये 10 साल तक नोटिस भेज सकते थे, लेकिन अब 5 साल हो गया असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर हो गए 6 साल, मतलब 31/3/2025 वाले साल में आपने 60 लाख रुपए की FD करा ली, तो अब आपको 31/3/2031 तक नोटिस भेजा जा सकता है। तो ऐसे मत सोचें कि मैंने तो FD कराई थी, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों ITR आप जरूर भर दें और आप जितनी भी FD कराते हैं उसका सोर्स जरूर रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके पास सोर्स, आपके पास ये पैसा कहां से आया था, आप बोलेंगे सर ये तो मेरा पहला खुद का पैसा था, ये देखिए मेरी पूंजी है, मेरी बैलेंस शीट है, मुझे मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये मैंने उससे उधारे लिए थे, बैंक से लोन लेकर के मैंने FD लगाई थी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप बता ही नहीं पाते हैं ये पैसा आपके पास कहां से आया था, आपकी इनकम भी नहीं थी ये, तो दोस्तों डिपार्टमेंट आपको अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट मान करके
हैवी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लगा देगा, जो कि 83% तक हो जाएगी। मान लीजिए 10 लाख की एफडी अगर आपने कराई थी, उसको प्रूफ नहीं कर पाए तो 8-8.5 लाख रुपए तक का आपको उस पे इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी लग जाने वाली है। आजकल तो सब कुछ फेसलेस है, मतलब दोस्तों इसका मतलब है ऑनलाइन ही नोटिस आएगा और ऑनलाइन ही उसका रिप्लाई देना है। तो आप ऑफिसर को जल्दी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एक जाकर के ऑफिसर को बताना होता है कि सर ये देखिए मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो सीनियर सिटीजन हूं, लेकिन ऑनलाइन में कोई नहीं सुनवाई होगी। ऑनलाइन में तो अगर आपका जवाब बढ़िया होगा, रिप्लाई डॉक्यूमेंटली होगा, तभी माना जाएगा, नहीं तो उनको एक कलम चलानी है और आपकी डिमांड निकाल के वो छोड़ देने वाले हैं। अब हम बात कर रहे थे सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन को टैक्स का कुछ बेनिफिट मिलता है एफडी के ऊपर? तो दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन 80 TTB है, ये कहता है कि 50,000 रुपए तक की छूट आपको हम दे देंगे, लेकिन ये कब देंगे? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ओल्ड में कौन जाएगा जब 5 लाख तक की माफ है, आपकी न्यू के अंदर 12 लाख रुपए तक माफ है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं जाता है। यहाँ पे एफडी का, सेविंग का, आरडी का सारा ब्याज आ जाता है। मींस इफ टोटल इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अप टू 12 लाख रुपए है तो सीनियर सिटीजन को कोई टैक्स नहीं देना है। न्यू के अंदर 5.5 लाख रुपए तक है, ओल्ड के अंदर तो कोई टैक्स नहीं देना है, सारी की सारी डिडक्शन एग्जम्पशंस लेने के बाद में। इसके बाद सीनियर सिटीजन को दोस्तों हर एक एफडी में ½ तो ज़्यादा देते ही देते हैं, कई बार सुपर सीनियर सिटीजन को 0.75 या 1% भी ज़्यादा एफडी का ब्याज बहुत सारे बैंक वाले देते हैं। तो सीनियर सिटीजन हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है, पूरी साल पूरी जिंदगी उन्होंने देश के लिए काम किया है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनके जो सेवाओं से रिगार्डिंग होता है वो बैंक वाले देने की कोशिश करते हैं। फायदे तो दोस्तों हमने बहुत सुन लिए, अब कुछ नुकसान की बात हो जाए। एफडी पर नुकसान क्या है? मनी आपकी लॉक हो गई दोस्तों एक सर्टेन पीरियड के लिए। मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 5 साल की एफडी करा ली और अब शेयर मार्केट 50% टूट गया है। आप कहते हो मैं तो अच्छे अच्छे शेयर लेकर के इसमें पैसा लगा दूं, तो आपको या तो पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी दोस्तों। खुद के पैसे को यूज करने के लिए भी 1% तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है। कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। एक बार आपका पैसा था वो आपने एफडी करा दी, तो वैसे देखा जाए तो आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, वो बैंक के पास आपका पैसा पड़ा है, बैंक वाले उसको कहीं भी इन्वेस्ट करें, कितनी भी कमाई करें, आपको कोई लेना देना नहीं है। और इन्वेस्टमेंट आपकी जो रिटर्न है दोस्तों 4-5%, 6%, 7% की रिटर्न में क्या होता है एफडी में? आजकल तो इन्फ्लेशन इतना है, महंगाई दर, आप सोना देख लें 1 साल पहले कितना था, आप पेट्रोल देख लें 1 साल पहले कितना था, और एफडी क्या उसको भी हमें बीट कर रही है। और ज़्यादा रिटर्न चाहिए हो दोस्तों तो शेयर मार्केट का मैंने बताया, ये सब्जेक्ट टू रिस्क होते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता कि सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दो, लेकिन शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है तो आपको अपॉर्चुनिटी देता रहता है। सोना आपको पता है दोस्तों 90,000 रुपये 1 तोला जाकर के आ गया है। म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हो, रियल स्टेट के अंदर डाल सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, क्रिप्टो कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हो तो दोस्तों एफडी से ज़्यादा आपको बहुत तरह के ऑप्शन मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है दोस्तों। अगर आपकी इन्फ्लेशन रेट 9% है, महंगाई दर कई बार तो 12 से 15% हो जाती है और एफडी का ब्याज 7% मिल रहा है, तो आपकी जो पैसा था वो माइनस में चला गया। एक तरह से कहना जाए आपने 1 लाख की एफडी कराई, 1 साल बाद आपको 1,07,000 रुपए मिले, तो इस 1,07,000 रुपए की दोस्तों जो दवाई, बच्चों की स्कूल की फीस थी या पेट्रोल डीजल था, जो भी जरूरतों का खर्चा था, वो एक साथ में भी पूरा नहीं हो पाएगा। सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही सिक्योर है दोस्तों पर बैंक में। अगर आपने मान लीजिए ऐसा हो ही नहीं सकता, एसबीआई में आपने 20 लाख की एफडी कराई है और ये बैंक डूब गया, तो 15 लाख रुपए आपके भी डूब जाएंगे, क्योंकि 5 लाख की सिक्योरिटी देते हैं। और गलती से आपका टीडीएस कट गया, अब तो मान लीजिए दोस्तों 50,000 रुपए लिमिट कर दी, 40 की जगह सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए कर दी है। आपने 15G और 15H फॉर्म देना भूल गए या दिया था, उसके बावजूद भी बैंक ने टीडीएस काट लिया, तो दोस्तों पूरे साल का वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका अप्रैल 2024 में टीडीएस कटा था, तो अब 31 मार्च 2025 तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब 1 साल बाद आपका रिफंड आने वाला है और इनकम टैक्स को सूचना बिनी बात की चली जाती है। इसके अलावा अगर दोस्तों आप फ्लेक्सी डिपॉजिट या स्वीप डिपॉजिट होती है, अगर आप वो करवाते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए टूट गया, फिर 1 लाख की एफडी हो गई, 2 लाख टूट गया, 2 लाख की एफडी हो गई। इस तरह से एक हमारे केस आया था जिसकी 150 करोड़ की एफडी हो गई दोस्तों, मतलब बड़ी बड़ी अमाउंट्स बार बार कट रही थी, टूट रही थी। तो उस व्यक्ति के ऑनलाइन इतना बड़ा डाटा शो कर गया था, तो वहां पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना बात से आपको एक उस निगाह से देख सकता है। कुछ यूजफुल टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। जब भी आप एफडी कराएं, जितने भी रुपए की एफडी कराएं, उसका सोर्स जरूर रखें। मैंने आपको बताया था आपका खुद का पैसा है, आपने लोन लिया था, आपने गिफ्ट लिया था, तो उस तरह की चीजों का आपको प्रूफ रखना है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी
सैलरी की इनकम आती है दोस्तों, और आपकी इनकम ओल्ड में 10 लाख से ज्यादा और न्यू के अंदर 24 लाख से ज्यादा है, तो आप अपने नाम से एफडी ना कराएं, क्योंकि आपको बिना बात से 30% का टैक्स एफडी के ब्याज पर भी देना पड़ जाएगा। तो क्या करें दोस्तों, अगर आपके माता पिता हैं तो उनके नाम से एफडी करा लें, अगर आपका बच्चा है 18 साल से ज्यादा तो उसके नाम से करा लें, लेकिन आपको अपनी अर्धांगिनी, पत्नी, वाइफ के नाम नहीं करानी है, क्योंकि वो सारी की सारी इनकम आप ही की इंटरेस्ट में, क्लबिंग ऑफ इनकम में जुड़ जाएगी। जब भी आप गिफ्ट पेरेंट्स को दें या अपने 18 साल से बड़े बच्चे को दें तो गिफ्ट डीड जरूर लिखवाएं। हाउस वाइफ है तो अपनी आईटीआर भरें, एफडी उनके नाम से कराएं, तो इस हिसाब से करवाएं कि डायरेक्ट ये शो ना हो कि ये पैसा आपने उसको दिया था, नहीं तो क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाएगी। और 10 लाख रुपए से कम की एफडी एक बैंक में रखें। अगर आपके पास 50 लाख रुपए दोस्तों हैं तो अब आपकी वो है कि आपके पास प्रूफ है तो जितने की मर्जी करवाएं, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है या कल को आप झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, 10 लाख से कम की एफडी करानी है। और आईटीआर तो आपको भर ही देनी है दोस्तों। हम कितनी सारी वीडियोस एफडी से ऊपर भी बनाते हैं कि आप अपनी आईटीआर खुद कैसे भरें, लाइव प्रैक्टिकली अप्रैल के अंदर ही आपकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख करके फ्री में भर लें, या किसी टैक्स प्रोफेशनल से दोस्तों थोड़ा बहुत खर्चा लगता है, आपको काम करवाना है। कुछ FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। सर एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, कब होगा? मान लीजिए मैंने 5 साल की एफडी करा ली है, मैं तो टेंशन फ्री हो गया, मैंने तो 2025 में एफडी कराई थी, अब मुझे 2030 में जो एफडी मिलेगी तभी मुझे देखना है कि इसका क्या है क्या नहीं है। लेकिन दोस्तों जब भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली मिलता है और उसकी कंपाउंडिंग भी क्वार्टरली होती है, तो एनुअली आपको अपनी आईटीआर में दिखाना है। और आजकल तो मजे की बात, AIS और TIS के जो 2 फोरम थे जो कैसे चेक करने हैं, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी एक बार आप जरूर चेक कर लें। उसको साल में एक बार, मान लीजिए आपका मार्च को साल खत्म हुआ, अप्रैल और मई के बाद में जून जुलाई में एक बार आप जरूर देखें कि आपकी एफडी के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, क्या आपको आईटीआर भरने की जरूरत है। तो ऐसा मत सोचें कि 5 साल की एफडी या 10 साल की एफडी कराइए तो 10 साल बाद ही मुझे ब्याज देना है। हर साल आपको उसको इनकम में दिखाना है। कैसे चेक करें आपका इंटरेस्ट का इनकम कितना आ रहा है? अभी मैंने आपको बताया AIS, TIS और 26AS देखें। आप बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लें। आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से ले सकते हैं। फॉर्म नंबर 16 3 महीने बाद फॉर्म नंबर 16A आपको दिया जाता है, ये आप वहाँ से चेक कर लें। आप अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट में देख लें, एफडी की स्टेटमेंट में देख लें, मतलब बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास आएंगे एफडी का ब्याज देखने के लिए। और कम से कम आपको यहाँ पे जो दिखाया गया ब्याज है ये ऑनलाइन, वो तो दिखाना ही दिखाना है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए बैंक ने मुझे 1000 रुपए का एफडी का ब्याज दिया, लेकिन ऑनलाइन 1100 रुपए बोल रहे हैं, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा या तो 1100 रुपए दिखाएं, ज्यादा वाला दिखाएं, या वहां पे आप फीडबैक देकर के कंप्लेन करें कि आपने गलत ये क्यों दिखाया है। टेन्योर ऑफ एफडी मैंने आपको बताया 7 दिन से लेकर के 10 साल तक एफडी आप करा सकते हो, और ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कई बैंक वाले देते हैं, कई बैंक वाले नहीं देते हैं। कई बैंक वाले स्पेशल एफडी देते हैं, जैसे अमृत वृष्टि 400 दिन के लिए, अमृत कलश है एक 444 दिन के लिए, थोड़ा सा ज्यादा ब्याज आपको यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा ग्रीन एफडी आ गई, और दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, ये आपको ज्यादा एफडी का इंटरेस्ट देते हैं। तो यहां पर ऐसी बात नहीं है, जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इन बैंकों का बैंक इन सभी का माई बाप होता है, तो ये इनको सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका पैसा डूब जाता है, लेकिन फिर भी एक बार आप DICGC का 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी जरूर चेक कर लें हर एक बैंक में एफडी कराने से पहले। एफडी आप कैसे करा सकते हैं दोस्तों? डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन जमाना है, तो आप घर बैठे ही इंटरनेट बैंकिंग या इसकी मोबाइल ऐप आती है, आपने जैसे SBI का सुना होगा योनो ऐप के माध्यम से, इस पे हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि घर बैठे आप SBI की योनो ऐप से एफडी कैसे करवाएं, वो भी आप देख सकते हैं। या आपको जाकर के बैंक में तसल्ली तभी आती है, मैनेजर के सामने बैठ करके चाय पी करके एफडी का सर्टिफिकेट साथ में लाना है, तो आपको ऑफलाइन फिर वहां पे जाकर के ही एफडी करवानी पड़ेगी। अगर आपको एफडी को उसके टेन्योर से पहले ही रिडीम कराना है, फिर 5 साल का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, 5 साल के लिए एफडी करा ली, 1 साल बाद ही दोस्तों कोई जरूरत पड़ गई, तो ये आपका पैसा है, आप उसको ले सकते हैं। कॉलेबल और नॉन कॉलेबल 2 तरह की एफडी होती है दोस्तों, तो आपको नॉन कॉलेबल की एफडी नहीं करानी है, इस एफडी को आप नहीं तुड़वा पाएंगे। कॉलेबल एफडी करवानी है, ये डिपेंड करता है बैंक से बैंक पर, तो पीनल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। लगभग वो कितने रुपए की एफडी है, कितने टाइम बाद तुड़वा रहे हो, आधा % से लेकर के 1 से 1.5% तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। मान लीजिए 10 लाख की एफडी कराई तो आपको सीधा ही 1% 10,000 रुपए आपकी पेनल्टी लग जाएगी। नॉन कॉलेबल जो मान लो आप उसको मांग नहीं सकते हो, अगर बैंकरप्सी हो गई है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, या उस
एफडी होल्डर की मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तब ही आप इस एफडी का पैसा निकाल सकते हैं। तो हमेशा आप कॉलेबल एफडी कराएं ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो पेनल्टी देने के बाद भी आपको अपना पैसा तो उसमें मिल जाए। नॉमिनेशन क्या होता है दोस्तों? नॉमिनेशन उस एफडी के अमाउंट का मालिक नहीं बनता है। इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, क्योंकि नॉमिनेशन सिर्फ एक फैसिलिटी होती है कि जब भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा वो व्यक्ति सेटल कर देगा, वो ट्रस्टी होता है। तो जब भी आप एफडी करवाएं तो आपको ये एडवाइस दी जाती है एफडी कराते समय नॉमिनेशन जरूर करवाएं। अगर पहले नहीं करवाया था तो बाद में भी उसमें ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आता है, तो उसको बाद में भी, ताकि बाद में क्या होता है ना दोस्तों, जिंदगी के बाद में क्या होता है, बहुत तरह की चीजें, सिचुएशन चेंज हो जाती है, फिर पैसा प्रधान हो जाता है। जब व्यक्ति नहीं रहता है तो पीछे घर वाले और सब लड़ लड़ के मर जाते हैं। तो अगर आपका नॉमिनेशन किया होगा तो आपको बैंकों के ज्यादा चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। माइनर की एफडी, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम है, नॉर्मल हमारे दोस्तों गर्ल चाइल्ड होती है, जो बच्ची होती है, तो हम कहते हैं ये तो मेरी बेटी के नाम में मैंने एफडी करा ली। तो माइनर एज 18 से कम वाले हैं वो एफडी करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे दोस्तों उनको क्या कह सकते हैं कि आपकी पेरेंट्स का या लीगल गार्जियन का वहां पे होना जरूरी है। ये नेचुरल एंड लीगल गार्जियन का मैंडेटरी है, क्योंकि 18 साल से कम का बच्चा कोई भी एग्रीमेंट इस तरह का नहीं कर सकता है। तो आपको भी ध्यान देना है, बच्चे के नाम कराएं तो वहां पे पैन कार्ड किसका लग रहा है, बच्चे का या उसके पेरेंट का, टीडीएस कट रहा है तो किसका कट रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं, बच्चे के नाम एफडी करा दी, टीडीएस उसका कट रहा है, उसको आप रिफंड नहीं ले रहे हो, बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जब भी आप एफडी कराएं बच्चे के नाम तो बैंक से जरूर पूछ लें कि सर इसका टीडीएस किस पैन कार्ड में कटेगा या नहीं कटेगा। एफडी की अमाउंट दोस्तों नॉर्मली 1000 रुपए से एफडी की अमाउंट स्टार्ट हो जाती है, और आप 1 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, अलग अलग बैंक की अलग अलग कैटेगरी होती है, करवा सकते हैं। लेकिन फिर बता रहा हूं मैं, जितनी भी एफडी कराएं सारी सूचना आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाती है। तो जितना आपके पास ऑन रिकॉर्ड सोर्स है, जितना आपके पास प्रूफ है, उतनी ही एफडी कराएं या अलग अलग साल में एफडी कराएं। टीडीएस का सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया 16A नंबर फॉर्म होता है, ये 3-3 महीने में आपको बैंक वाले इशू करके देते हैं। अब उनसे जाकर के मांगेंगे तो उनको ये फॉर्म देना पड़ेगा, नहीं देते तो 26AS के अंदर, ASTS के अंदर आप इसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक वाले तो मेल पे भेज देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, एक बार हमें लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी बहुत सारी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड आपके लिए वीडियो आती रहेगी। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कोई आपको नया सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आपको कम से कम 10 लोगों को दोस्तों शेयर जरूर करनी है, जिन्होंने एफडी करा रखी है, जो एफडी करवाने वाले हैं और वो जानना चाहते थे कि क्या एफडी और इनकम टैक्स के रूल होते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वीडियो को यहां तक आपने देखा, आई रियली अप्रिशिएट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।